तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसी तंजीम है जो समाज में बराबरी, भाईचारा और इंसाफ के पैगाम को हम तहरीके वतन का मकसद क्या है? तहरीके वतन पब्लिक सेवा है। एक है, एकता हमारी पहचान है, अखंडता हमारी पहचान है, अखंड भारत यही है। शुरू करता हुआ अल्लाह की बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और जिसकी हाकिमियत और बादशाहत पूरे आलम में गालिब है। भारत ये हमारा देश है, ये किसी एक जाति, धर्म या वर्ग का देश नहीं। और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वतन वेलफेयर ट्रस्ट मथुरा एकत्रित हुए हैं और अपने राइट टाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा। मैं सहयोग करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भारत जैसे महान देश का संविधान ये सरकार है वो। आज यदि हम सभी लोग ये चाहते हैं दलित और मुस्लिम एकता बने, एक बार हमें बहुत जोरों से पुरजोर नारा लगाना होगा कि दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। इस मिट्टी को नमन करता हूँ, इस मिट्टी की खुशबू ने, यहाँ की सुगंध ने इतना लोगों को मोहित किया कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित। साजिद साहब माइक दीजिए। जनाब आलमगीर साहब एक माइक। शुक्रिया। करके ये सोचते थे कि कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा जिनके साथ जुड़कर हम लोग काम करेंगे। मौजूद अध्यक्ष तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब, सचिव तहरीके वतन तंजीम जनाब भारत हसन साहब अली, ऑनरेबल गेस्ट माननीय सेवानिवृत्त एडीजे न्यायाधीश श्री सत्यनारायण राम जी, समाज सेवी श्रीमती शबनम खातून साहिबा और हमारे कुछ गेस्ट जो ऑनलाइन हैं। क्या मुझे तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट जनाब लीगल एडवाइजर महमूद हसन साहब, जनाब साजिद साहब, जनाब मुअज्जम साहब, जनाब आलमगीर साहब, इस गांव के खिदमतगुजार जनाब मुस्तफा साहब और बहुत ही ज्यादा फिक्र रखने वाले जनाब मौलाना शाहिद साहब और मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, पहले दिल से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच, अध्यक्ष भूमि अधिकार आंदोलन श्री पारसनाथ अम्बेडकर जी का। हमारे बीच अधिवक्ता जनाब शमशुर खान साहब किसी वजह से अभी नहीं आ सके हैं, ऑनवे हैं। प्रदेश महासचिव NCDH बिहार श्री विद्यानंद राम जी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आप जितने भी लोग हैं, आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, अपना बेशकीमती वक्त दिया। ये बात इस बात की दलील है कि आप सब इस दर्द और इस फिक्र के साथ हैं। और वो जो एक अंग्रेजी में कहावत है कि आई वुड लाइक टू हाईली थैंकफुल फॉर योर वेरी ग्रेशियस प्रेजेंस लेडीज एंड जेंटलमैन टुनाइट। एक बार आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये तंजीम तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद क्या है, विजन क्या है, ये मैं आपके सामने 2 मिनटों में रखूंगा। फिर हमारे जो रेस्ट ऑफ द स्पीकर्स हैं वो आपसे अपनी बात रखेंगे। तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसी तंजीम है जो समाज में बराबरी, भाईचारा
और इंसाफ के पैगाम को आम कर रही है। ये तंजीम का प्राइमरी मकसद देश के माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों और दलित के खिलाफ बढ़ती नफरत और भेदभाव को रोकना। ये तंजीम सामाजिक, शैक्षिक और संवैधानिक, सोशल, एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से लोगों को जागरूक करना और हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हमेशा आगे रहे। तहरीक-ए-वतन वेलफेयर ट्रस्ट देश की एक जिम्मेदार और एक्टिव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के हक के लिए आवाज उठाती रहती है। मैं बीच में थोड़ा सा एक लिबर्टी लेना चाहूंगा और वेलकम करूंगा हमारे सीनियर कैबिनेट शमीम आलम साहब का। कि शमीम आलम साहब आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। संवैधानिक अधिकार दिलाना इसका प्राइमरी मकसद, जागरूकता फैलाना। ये ट्रस्ट अलग अलग जगहों पर जागरूकता सभा ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोगों को उनके राइट्स के प्रति अवेयर किया जा सके। नफरत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना, समाज में माइनॉरिटीज और दलित के प्रति बढ़ती भेदभाव को मिटाने के लिए ये तंजीम हमेशा सामाजिक और शैक्षिक एजुकेशनल सॉल्यूशंस पर जोर देती है। तहरीक-ए-वतन वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो भारत में एकता, यूनिटी, समानता, इक्वालिटी और न्याय, जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। देश में अमन और इंसाफ को कायम रखने के लिए ये तंजीम एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है। संविधान है जो आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये इस बात पे जोर देता है और ये बताता है कि इस देश में हर नागरिक को राइट है, हक है अपने रिलीजन को, अपने मजहब को एक्सरसाइज करने का, अपने मजहब को फ्रीडम के साथ एग्जीक्यूट करने का। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या ये बात सच नहीं है कि जब होली होती है तो हम सब एक होते हैं, जब ईद होती है तो हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियों का इजहार करते हैं और गले मिलते हैं। ये बात इस बात की दलील है कि इस देश में हर मजहब के लोग एक साथ मोहब्बत, भाईचारा और पीस के साथ रहते हैं। ये जंग आजादी में हर समाज, हर मजहब के लोगों ने अपनी शहादतों को दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और सारे मजहब के लोगों ने अपने जानों का नजराना इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान किया। मैं अपने तकरीर को बहुत लंबा नहीं करते हुए मैं थोड़ा सा ऑनर लेना चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे वतन वेलफेयर ट्रस्ट को कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच अध्यक्ष भूमि अधिकार आंदोलन श्री पारसनाथ अम्बेडकर जी को बुके देकर उनको ऑनर करें। प्लीज श्री पारसनाथ अम्बेडकर जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच अध्यक्ष भूमि अधिकार आंदोलन। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तहरीक-ए-वतन वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव जनाब मारूफ हसन अलीक साहब को के माननीय सेवानिवृत्त एडीजे न्यायाधीश श्री सत्यनारायण राम जी को ऑनर करें। तालियों के साथ आप सबको इनका वेलकम करें। अब मैं दावत देना चाहूंगा जनाब शमीम आलम साहब को कि ऑनर करें समाज सेवी श्रीमती शबनम खातून साहिबा का। शबनम खातून साहिबा जोरदार तालियों के साथ। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा शेर आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। समाज फरमाइएगा। नहीं तेरा नशेबन कस्म सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। उकाबी रूह जब जागती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अध्यक्ष तहरीक-ए-वतन वेलफेयर ट्रस्ट जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब का कि वहाँ पर आए और हमारी मार्गदर्शन करें। थैंक यू। इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया। मोहतरम सामीन कराम, तहरीक-ए-वतन के सिलसिले में चंद लाइन आपके सामने रखूँ। ये कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है। मैं इलेक्शन लड़ना है और नहीं किसी से वोट मांगना है और नहीं किसी का प्रचार है। फिर तहरीक-ए-वतन का मकसद क्या है? तहरीक-ए-वतन पब्लिक सेवा है। तहरीक-ए-वतन का मकसद और जहाँ भी कोई सप्रेस हो, किसी पर कोई मुसीबत आए, कोई आपदा, उसके रोकने के लिए आवाज बुलंद करना। तहरीक-ए-वतन का बेसिक आज का जो माहौल है, उस माहौल में तहरीक-ए-वतन ने
लोगों के अंदर संविधान के प्रति बेदारी पैदा करना है, जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये बताना है कि संविधान ताकत क्या है और आप और संविधान के दरमियान में फासला क्या है। संविधान एक बहुत बड़ी ताकत है। ये कह रहा था कि संविधान ये सर्वोपरि है, इसी के नीचे राष्ट्रपति है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है और इसी के नीचे सारे सांसद और सारे विधायक, सारे प्रशासन इसी गाइडलाइंस पर चलते हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, यानी सरकार जनता की है और जनता के जरिए सरकार बनाई जाएगी और जनता के लिए सरकार बनेगी। ये संविधान आपकी किस तरह मदद करता है और आपकी ताकत है वो किस तरह, ये बताने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। संविधान आपकी इज्जत, आबरू, जान, माल और आपके हक को सुरक्षित करता है, उसकी हिफाजत की गारंटी देता है। पहला पन्ना ये कहता है एकता के अंदर अनेकता है। हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक हैं, यानी सब एक हैं, अखंड हैं। सारे हिंदुस्तानी और सारे भारतीय, सारे नागरिक एक हैं। एकता और अखंडता ही उनकी पहचान है और इस हैसियत से ये संविधान अखंड भारत की प्रतीक है, अखंड भारत की पहचान है। आपको हक है इंसाफ हासिल करने का और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी मदद करें। इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबको बराबर का अवसर मिलेगा। संविधान ये कहता है फ्रैटर्निटी, यानी भाईचारा। संविधान आपसी नफरत और भेदभाव को नकारता है, रद्द करता है, इसकी इजाजत नहीं देता है। वो मुजरिम है जो भेदभाव करता है, वो मुजरिम है जो नफरत फैलाता है या नफरत की तालीम देता है। हम एक हैं, एकता हमारी पहचान है, अखंडता हमारी पहचान है, अखंड भारत यही है, अखंड भारत। भारत नाम है उन लोगों की जो भारतवासी हैं, जो भारतीय हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वही भारत है, वही अखंड है। अगर नारा लगाएं जो सारा भारत में, अखंड भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान की ताकत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब को आप लोग सुन रहे थे। ये सदर तहरीक वतन वेलफेयर ट्रस्ट तंजीम से थे और मैं हमारे यहाँ पे एक हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं प्रदेश महासचिव NCDHR बिहार, जो यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, श्री विद्यानंद राम जी। मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे सचिव जनाब मारूफ हसन साहब को कि इनको ऑनर करें, श्री विद्यानंद राम जी को, प्रदेश महासचिव NCDHR बिहार। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनको वेलकम कीजिए। सर बहुत दूर से आए हैं और कौम और काफ़ी खिदमत करते हैं और जज्बा रखते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहूँगा, एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाहूँगा जिनकी पर्सनैलिटी को आप इस शेर से समझ सकते हैं। और अगर मैं शेर आपके सामने रखूँ, थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाइएगा। कर न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, कर न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरे बदबर के भी उखड़ जाते थे, वक्त से सरकश वही को पिकड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए हमारे सचिव जनाब मारूफ हसन अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और जिसकी हाफियत और बादशाहत पूरे आलम में गालिब है। अजीज साथियों, देश के सम्मानित नागरिकों, इज्जतदार शहरियों, मैं तहे दिल से आप तमाम हजरात का तहरीक वतन वेलफेयर ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते खुशामदीद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ।
खुसूसी तौर पे मंच पे मौजूद मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब आदरणीय न्यायाधीश मोहतरम सत्यनारायण राम जी, जिनका कानून और न्याय से बहुत ही गहरा रिश्ता है, समाज सेवी मोहतरमा शाह खातून प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ अंबेडकर जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशाल मंच से ताल्लुक रखते हैं, अधिवक्ता एडवोकेट जनाब शुर रहमान खान साहब जो अभी तशरीफ ला रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ अंबेडकर जी, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद कुशवाहा जी, जो मानवता अधिकार संघ से ताल्लुक रखते हैं, इसी वजह से अभी यहाँ नहीं पहुंच सके हैं। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ तहरीके वतन के अध्यक्ष जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब का, तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट के कैबिनेट मेंबर जनाब शमीम आलम साहब का, जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, और मंच संचालक जनाब डॉक्टर शाहरुख हसन साहब, जो डायरेक्टर है शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के। तो आज सबका मकदम करते हैं, शुक्रिया करते हैं। साथियों, भाइयों, हिंदुस्तान ये वो सरजमीन है जिसे क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा है। यही वो मिट्टी है जिसे किसानों के पसीने ने उपजाया है। यही वो मुल्क है जिसे मजदूरों की मेहनत और लगन ने बसाया है। और यही वो देश है जिसे करोड़ों भारतीयों के हाथ ने सजाया है। मेरे भाइयों, भारत ये हमारा देश है। ये किसी एक जाति, धर्म या वर्ग का देश नहीं। और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। देश की कोई भी संस्था, नेता या अधिकारी इससे ऊपर नहीं, बल्कि सबके सब इसके अधीन है। भारत का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, सम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का अधिकार देता है, अपने धर्म, अपने मजहब का पालन करने का अधिकार देता है। भारत का संविधान ये सत्य, न्याय, भाईचारा और एकता का संदेश देता है। लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम भारत के संविधान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज देश का हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या देश के हर बच्चे को आज समान अवसर प्राप्त है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल जगत की बात हो? क्या देश का हर युवा खुद को रोजगार महसूस करता है? क्या नफरत और भेदभाव के माहौल में हमारा देश मजबूत हो रहा है? सब जानते हैं, देश के मुख्तलिफ हिस्सों से कई दफा अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, आक्रोश और भेदभाव की घटना देखने को मिलती है, जो शर्मसार करने वाली है। कभी नाम पूछकर निशाना बनाया जाता है, कभी धर्म और जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है, जबकि भारत का संविधान क्या कहता है कि आप सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद जाति या धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और भारतीय होने के नाते आप सब आपस में भाई हैं। तो फिर ये भाइयों के बीच में नफरत कैसा? मेरे भाइयों, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपका बेटा भूखा हो, आपके जिस्म पर कपड़ा ना हो, तो वक्त में हो कि आपको मैसर ना हो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दिलाई जा रही हो, इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल मौजूद ना हो, तो ऐसे में आपका सबसे बड़ा समस्या आपके पड़ोसी का धर्म होगा कि आपका पड़ोसी हिंदू है या मुसलमान है, या फिर आपकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, जिहालत और तंगदस्ती। सच्चाई तो ये है कि आज देश का हर हिंदू संघर्ष कर रहा है।
देश का हर मुसलमान संघर्ष कर रहा है, देश का हर दलित, हर मजदूर संघर्ष कर रहा है। गरीबी धर्म नहीं देखती, बेरोजगारी आपसे आपकी जाति नहीं पूछती, और महंगाई कभी आपसे मजहब नहीं पूछती। तो सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? इस नफरत की आग को बुझाया कैसे जाए? अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कैसे किया जाए? अपने नौजवानों को रोजगार के लिए क्या किया जाए? भारत को दोबारा से मजबूत कैसे बनाया जाए? यकीनी तौर पर समाधान मौजूद। पहला समाधान कि अपने आप को शिक्षित कीजिए, तालीम याफ्ता कीजिए, तालीम की ताकत को, इल्म की ताकत को समझिए। कोई भी जागरूक समाज कभी गुमराह नहीं हो सकता। दूसरा समाधान, संविधान को पढ़िए, अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्य को जानिए। तीसरा समाधान, लोकतंत्र तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से संघर्ष करना सीखिए। अन्याय के विरुद्ध खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से एकता के साथ आपको संघर्ष करना होगा। चौथा समाधान कि सामाजिक एकता को बढ़ावा दीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारी पहचान है, जो भारत की ताकत है, इसको बढ़ाइए। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, जहाँ बंदा खुदा से शिकायत करता है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने अगले प्रवक्ता को बुलाएंगे। इससे पहले कि मैं आपसे ये कहूँ कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मैं दावत देना चाहूँगा समाज सेवी श्री शबनम खातून साहिबा का कि तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। आज तहरीके वतन तंजीम के द्वारा आप लोग के गांव में ये प्रोग्राम रखा गया है। तहरीके वतन तंजीम के अध्यक्ष सैयद नदवी हसन साहब और इस तंजीम के महासचिव मारूफ हसन साहब, मंच का संचालन करते हुए डॉक्टर शाहरुख हसन साहब, और इस मंच पर रिटायर्ड न्यायाधीश सत्यनारायण जी और भी अम्बेडकरवादी साथी हैं, और इस तहरीके वतन तंजीम के कैबिनेट मेंबर साथी भी हैं, और आप सभी साथियों का मैं खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। साथियों, तहरीके वतन तंजीम जो जिसके महासचिव मारूफ हसन साहब, ऐसे नौजवानों की हमारे समाज में जरूरत है, जिन्होंने ये हौसला किया कि एक ट्रस्ट, एक तंजीम को वजूद में लाए और समाजी फलाह के लिए, दबे कुचले लोगों की आवाज बनने के लिए उन्होंने जो कदम बढ़ाया है, इसके लिए मैं उनके हौसले को सलाम करती हूँ। शायर लिखता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज तहरीके वतन जो तंजीम है, उसमें आप सभी साथियों को, आप सभी भाइयों को देख करके, और इस स्टेज पर इन सभी साथियों और भाइयों को देख करके हमें खुशी हो रही है कि मारूफ हसन ने जो अकेले चले और उनके पीछे इतना बड़ा काफिला बनते जा रहा है। साथियों, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एक ट्रस्ट है, तंजीम है। इसके द्वारा जो दबे कुचला समाज है, उसमें शिक्षा कैसे पहुंचे, उन लोगों को हम समानता पर कैसे लाए,
ये तंजीम का सोच है, तंजीम के बानी जो है उनका ये सोच है कि जो हमारे समाज में जो लोग मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल बात कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर अपने समाज में हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो बहुत हमारा समाज में दबे कुचले वंचित लोग जो खास करके अक़लियत समाज के आते हैं, दलित समाज के आते हैं, जो मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़े हुए। इसका वजूद सामने जब आया, जब SIR यहाँ होने लगा तो बहुत सारे लोग कहते थे गांव में कि आवासीय क्या होता है और जातीय क्या होता है, हम लोग तो जानते ही हैं। अब बताइए शिक्षा का, तालीम का स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है कि समाज में लोग ये तक नहीं जाने, जो बूढ़े हो गए हैं, जो दुनिया से जाने का उनका वक्त आ चुका है, वो ये कहते सुने गए कि जाति क्या होती है, ये जाति कैसे बनता है और आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता है, हम लोग तो कभी देखे ही नहीं है, हम कहाँ से लाएं। ये हाल है तालीम का। तो तहरीके वतन तंजीम का ये सोच है कि जहाँ भी तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, हमारी तंजीम वहाँ तक पहुँचे और सब लोग तालीम के साथ, शिक्षा के साथ जुड़े। डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पी लेता है और दहाड़ता है। और जब शिक्षित लोग हो जाते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है, परिवार शिक्षित होता है तो एक गांव, एक मोहल्ला शिक्षित होता है, और जब सब शिक्षित होते हैं तो एक समाज शिक्षित होता है, और जब समाज तालीम याफ्ता होता है तो हमारा देश तालीम याफ्ता होता है। तो इस तंजीम के द्वारा मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे लोग जो पीछे छूट गए हैं और तालीम से जुड़े। तो इस तंजीम का सोच है कि उसमें हम मोहब्बत से भरी हवाओं का हमारा गुजर हो, और ज़ेरे आलू जो नफरत की हवाएं हैं वो बहुत पीछे छूट गए हैं। तो जितने भी हमारा हिंदुस्तान है, हमारे सब साथियों ने, हमारे सभी भाइयों ने आपको भारतीय संविधान को दिखाया। भारतीय संविधान सबको इजाजत देता, ऐसे मैं महिला हूँ, हमको भी इजाजत देता है। ये हमारा भारतीय संविधान इजाजत दे रहा है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ और अपनी बात को कह रही हूँ और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो भारतीय संविधान हर जाति, हर तबके के लोगों को, महिला हो पुरुष हो, सबको वोट देने का भी अधिकार दिया। पहले महिलाओं को वोट भी देने का अधिकार नहीं होता था। आधी आबादी को लोग बराबर बैठने नहीं देते थे, बोलना तो बड़ी दूर की है। तालीम में भी बहुत पीछे रहा करती थी आधी आबादी। ये अलग बात है कि हम लोग के कुरान में तालीम से ही शुरू होता है, इकरा से ही शुरू होता है कि तालीम, आप तालीम हासिल कीजिए, उसके लिए आपको काला पानी भी जाना पड़े तो क्या हुआ, लेकिन तालीम आप। एक बार मैं पटना से मीटिंग के दौरान आ रही थी, जनवरी का महीना था, ट्रेन मुजफ्फरपुर में भोर में थी और आधी रात थी, तो मैं वेटिंग रूम में बैठ गई। टिकट कटाने के लिए मैं फिर आई मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के लिए, तो मैं देखी कि जो लोग चिमनी होता है, चिमनी में जो गरीब वर्कर लोग काम करते हैं, वो शायद सीमांचल के लोग थे। लगभग उनका जत्था 20 से 25 था, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। उस ठिठुरती हुई सर्दी में किसी के पाँव में चप्पल नहीं, अगर किसी बच्चे के पाँव में पजामा था, शर्ट था, तो स्वेटर नहीं था, कान में टोपी नहीं था, किसी महिलाओं के बदन पर एक शॉल नहीं था। और मैं चुप खामोश होकर के देखती रही। इतनी मैं तकलीफ से गुजरी कि मैं बता नहीं सकती आपसे। मैं 2-3 दिन इसी सोच में रही, तो हमारे बच्चों ने कहा कि तुम तकलीफ ही करके क्या कर सकती हो। लेकिन उस वक्त ये हमको मालूम नहीं था कि हर ठंडे के अलामत आती है। जब ठंडा आता है तो हर जिला में उससे निपटने के लिए करोड़ों करोड़ का बजट भी आता है। तो इसलिए तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है कि हमारे संविधान के दायरे में जो हमारी हुकूमतें हैं, तो ये जानकारी की अभाव है। अगर ऐसे शबनम खातून को उस वक्त जानकारी होती तो मैं मुजफ्फरपुर से मोतिहारी नहीं आती, उसी के कल होकर के मैं DM कार्यालय के सामने मैं बैठ जाती। आज हमें बहुत अफसोस होता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज में जागरूकता, समाज में एक यही एक रास्ता है,
समाज में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का तालीम और शिक्षा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तालीम और मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा जो कि हमारे मुल्क का ये तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब याद किया जाता है। मैं तहरीके वतन तंजीम से ये कहना चाहूंगी, एक मांग भी करना चाहूंगी कि अगर ये तंजीम बहुत मजबूत होता है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा मैं कदम से कदम मिला के आप लोग के साथ चलने की तैयार हूँ। और ये तंजीम इतना मजबूत हो जाए कि सबसे पहले हमारा चंपारण जो क्रांति की सरजमीन है, जिसने गांधी को महात्मा बना दिया था, यही चंपारण की सरजमीन। हर एक आवाम का हक है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मौलिक अधिकार है, ये जायज हक है, ये सबको मिलना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगी, जैसे कि बहुत सारे भाई वक्ता अभी बाकी है। मैं यही कहूंगी मारूफ हुसैन के लिए, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरा से, जरा नमो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, जरा नमो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। बहुत शुक्रिया जनाब शबनम खातून साहिबा, आपने बहुत इनकलाबी स्पीच किया और आपने बताया कि ये देश जो है नॉट जस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर मज़ाहिब के लोग यहाँ पर एक साथ पीसफुली रहते हैं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाहूँगा जिनका वक्त जो है इंसाफ में गुजरा, हमेशा इस बात की फिक्र रही कि लोगों तक इंसाफ कैसे पहुँचे, इस बात का दर्द रहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। उनके शान में मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर अपने भाषा में कुछ बोलना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा, कोई जब्त दे ना जलाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय सेवानिवृत्त एडीजे न्यायाधीश श्री सत्यनारायण राम जी का। All the respected members who are gathered in the AG साहब तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट मथुरा एकत्रित हुए हैं और अपने राइट टाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के दायरे में रहकर हम हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर बैठे हुए हैं ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस, कोई किसी से कम नहीं है, सब बराबर के लोग हैं और सब इस धरती के लाल हैं। हम कोई विदेशी नहीं हैं। बहुत वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा यह कहना है कि हम भारतीय संविधान के दायरे में रहकर जो कहेंगे सो कर सकते हैं अगर हमारे में यूनिटी हो जाती है। हमारा संविधान की खूबसूरती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, भारत के संविधान की विशेषता। मेरा संविधान, हमारे पूर्वजों का लिखा संविधान इतना कंक्रीट है कि इसके विरुद्ध एक शब्द बोलना भी देशद्रोह है। और लोग संविधान बदलने की बात कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर पार्लियामेंट का 543 सीट भी कोई पार्टी जीत जाए तब भी भारत का संविधान नहीं बदला जा सकता है। यह संविधान खुद कहता है, द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर बीन चेंज्ड। भारत के संविधान की मूलभूत आत्मा को नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई संविधान के विरुद्ध किसी का कानून है, किसी का पर्सनल लॉ है, कहीं कोई कुछ है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के विपरीत है, दैट इज एन इश्यू ऑफ वॉयड, वह शून्य किसी भी हालत में सुपरसीड नहीं करेगा, ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं कर सकता। भारत का संविधान अपने आप में एक महान ग्रंथ है, सभी ग्रंथों का बाप है। अभी राम मंदिर में चोरी हुई है, जिस राम के मंदिर को बनवाने के लिए मैंने एड़ी चोटी पूरा लगा रहा आजादी से अब तक, और वहां का FIR संविधान के अनुरूप लिखा गया था कि राम के अनुरूप लिखा गया या महाभारत गीता पुराण के अनुसार लिखा गया। अगर अब मस्जिद में चोरी होगी तो संविधान के अनुरूप ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ही लिखा जाएगा FIR में कि आपके इस्लामिक लॉ के मुताबिक लिखा जाएगा। आपका आर्टिकल 15 कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके उत्थान के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी शैक्षणिक संस्थाएं चला सकते हो,
और आप तालीम दे सकते हैं। हमारा संविधान बहुत ही महानतम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हाफ हार्टेड है। जिनको हमने सत्ता सौंपा वो हमारे राइट टाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किए, बल्कि अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग किया। कहावत है, नजर से नजरिए का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का, व्यवहार से आचरण का पता चल जाता है। हमारा संविधान 78 वर्ष होने जा रहा है लागू हुए, और कितना बारीकी से हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। कहा गया है कि फॉर द एलिवेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति के गरिमामय जीवन को आदर्श बनाने के लिए तमाम तरह के कानून हैं। यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को इंटैक्ट रखने के लिए तमाम कानून हैं। आउट ऑफ दैट देयर आर so many special enactments to elevate the status of those people who are marginalized. वो लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ताकि कोई हमको मूल धारा में आने से न रोक सके। हम अंतिम प्रावधान को न पड़े रहे। हमको संविधान बराबरी की बात कहता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यहाँ रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, और विधियों का समान संरक्षण सबको प्राप्त। इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। बावजूद इसके हमसे नफरत की जाती है। क्यों? क्योंकि हम सत्ता सुख नहीं भोग सके, और सत्ता जब तक नहीं मिलेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाफ हार्टेड रहेगा, अधूरे मन से बेमन से रहेगा। और इसको लागू कराना है तो हम लोगों की बाइंडिंग होनी चाहिए आपस में। दलित, मुस्लिम, दलित अल्पसंख्यक एक फ्रंट पर जिस दिन आ जाएगा तो बैकवर्ड अपने भागा आ जाएगा, और सत्ता के हकदार हो जाएंगे, और सत्ता आपकी होगी। सत्ता निश्चित रूप से आपकी होगी। नफरत से कोई काम नहीं करने वाला। नफरत करोगे तो हम भी आदर भूल जाएंगे। तुम जो चाहते हो हम उसी पर भूल जाएंगे। तुम्हें स्वर्ग प्यारा है तो खुद शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। निश्चित रूप से हमको बाबा साहब ने जो बेस दिया है, हमको इक्वलिटी लाना है, हमको इक्वल प्रोटेक्शन का लाभ लेना है। संविधान के दायरे में रहकर हमें अपने बच्चों को तालीम देनी है, ताकि हम आगे आने वाले समय में किसी के नीचे न रह सके, बल्कि व्यवस्था मेरे नीचे रहे। संविधान हमारे पक्ष में है, व्यवस्था हमारे विपरीत है। व्यवस्था को विपरीत हम क्यों किए हुए हैं? टूटता नहीं है। हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, तब तक व्यवस्था हमारे विपरीत है। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री मेरा होगा और भारत का संविधान पूर्णतः लागू होगा। अभी हाथ बढ़ते हैं। आज जिन लोगों के मन में, हसन साहब के मन में, सपनम दीदी के मन में, और इन लोगों के मन में यह ख्याल आया कि दलित और माइनॉरिटी के लोगों को संविधान के प्रति सेंसिटाइज किया जाए, भारत के संविधान के प्रति जागरूक किया जाए, उनके हक और अधिकार को बताया जाए। इसके लिए हमारे शिक्षित बंधुओं का, हमारे पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी है कि शाम में आधे घंटे का रोज आपस में इस पर चर्चा करें, ताकि हम अपने मताधिकार का प्रयोग सही ढंग से करते हुए सही सरकार चुन सकें और अपनों को ला सकें। अपनों को लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमारे लिए कोई मसीहा बन के नहीं आया, हमारे मसीहा को तो मार ही दिया गया। निश्चित रूप से हम आप पढ़ेंगे तब आगे। मैडम ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह कहा है। अरे भाई, शिक्षा वह चीज है जो सवाल को जन्म देती है। आप शिक्षित नहीं है तो आप सवाल पूछने
हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और आपके पास तालीम है तो आप अपने हक के प्रति, आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और सवाल पूछेंगे सत्ता से, शासन से, व्यवस्था से। और शिक्षा ही एक माध्यम है जो सवाल पूछवा सकता है। सवाल पूछने के लिए तालीम की जरूरत है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, आपको तालीम की जरूरत है। और कहीं बिना तालीम के आप कहीं सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा सैकड़ों वर्ष बीत जाएगा, हम भारत के संविधान की खूबसूरती का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आए दिन मॉब लिंचिंग होती है, आए दिन तरह तरह के खुराफात होते हैं, हम लोग शिकार होते हैं इसके। क्यों? हम हक के प्रति जागरूक नहीं है। इन बातों को हम लोगों को कसम खानी है कि भारत का संविधान पूर्णतः लागू कराना हमारी आपकी जवाबदेही है। और तब ही भारत का संविधान सुरक्षित है। अन्यथा जो खून लगा हुआ है भारत के संविधान में, अभी दूसरा संविधान बनाने की लोग सोच रहे हैं, उनके मनसा पर पानी फेरना है। हमारी एकता ही पानी फेर सकती है। बहुत कुछ कहना है मंच पर, बहुत लोगों को अवसर चाहिए, बहुत लोगों को बोलना है, बहुत लोगों को कहना है। अगर एक आदमी को ही पूरी टाइम दे दी जाए तो यह गुनाह हो। आप इतना धर्मांध न हो जाइए या इतना पाखंड में मत व्यक्त हो जाइए। आस्था मूठ पर खिला देती है, आस्था गोबर पर खिला देती है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीने देती। आपको पानी तक नहीं पीने दिया गया, वह जात का कारण, आस्था की वजह से नहीं। जात हम आप डिक्लाइव किया है अपने जात हाथ लोग। तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किसने अधिकार दिया और किसने अधिकार छीना है। इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने ही समाज के प्रति बेईमान व भ्रष्ट हो जाए, उस समाज का सत्यान्वेषण करने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा दान ज्ञान होता है, क्योंकि सोच बदलता है। और घर घर तिरंगा, घर घर संविधान, संविधान सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मजबूरी का चाहे कुछ भी नाम हो, लेकिन मजबूती का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होगा। विज्ञान ही सत्य है, मानवता ही धर्म है, प्रकृति ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है और मनुष्य की मदद ही सर्वोपरि सेवा। बाबा साहब के लिए कहा गया है कि हम क्या खर्च करेंगे उन पर जिन्होंने सारी जिंदगी हम पर लुटा दी। जिसे पता है कि इस दुनिया में कोई भी समस्या रोने से हल नहीं होती। धर्म कभी भी सवालों से नहीं डरता, डर तो अज्ञान से लगता है। बाबा साहब ने सिखाया जो सोच सकता है वही बदल भी सकता। भारत में सबसे बड़ा धंधा धर्म का है, दूसरा राजनीति का है और तीसरा दलाली का है। आपका मोरल हाई होगा तो आपका विजडम हाई होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आयोजक बंधुओं को, सभी लोगों को जिन्होंने इसमें शरीक किया, पार्टिसिपेट किया, सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भारत देश। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच सेवा निवृत्त एडीजी न्यायाधीश साहब बोल रहे थे और ये बता रहे थे कि संविधान में आर्टिकल्स हैं 25 से लेकर 28 तक, जो आपको आपके राइट्स के, आपके हुकूक को, आपके राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन ये एग्जीक्यूट करना, ये सब कुछ आपको अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपको देगा। एक बार जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच अध्यक्ष भूमि अधिकार आंदोलन श्री पारसनाथ अम्बेडकर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबसे पहले इस मिट्टी को नमन करता हूँ। जिस मिट्टी की खुशबू ने, यहाँ की सुगंध ने इतना लोगों को मोहित किया कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तहरीक वतन अध्यक्ष मोहम्मद जनाब सैयद हसन साहब और सेक्रेटरी जनाब फारूक हसन साहब, अपर जिला सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण राम जी, NCJ4 के प्रदेश महासचिव बड़े भाई विद्यानंद राम जी और तमाम शेख सौराब साहब
समीम आलम साहब, महमूद हसन साहब और तमाम साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और गर्मजोशी के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे समाज के लोग, खासकर दलित और मुस्लिम, अलग अलग विचारों में बटे रहेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो हमारी भलाई होने वाला नहीं है। हमारे देश में दलित और मुसलमानों के ऊपर जो कहर ढाए जा रहे हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत अत्याचार किया जा रहा है, उसे निपटने के लिए सारे शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। क्या हम जितने लोग शिक्षित हैं समाज में कभी बैठक करते हैं? आज हम इस तरह की इसलिए दुहाई करते हैं कि यहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि दलित और मुस्लिम के इश्यू पर सबसे पहले यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया। मैं इसके बधाई के पात्र हूँ, आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं। और यह जो कारवा है, ये जो आपका सोच है, इसको हम लोगों को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। जब एनआरसी और सीए का रैली हुआ था तो शायद कुछ लोग ये पहचानता होंगे, गांव के टोले टोले में हम घूमकर मीटिंग किए थे और वो तादाद को देखकर, चंपारण की तादाद को देखकर पूरे देश में एक ज्वाला फैली और उसको अभी अभिनव रोक लगाना पड़ा। हम लोगों को भाषण नहीं, आज यह तय करना पड़ेगा, जो आपकी कोर कमेटी है, तय करना पड़ेगा कि कम से कम हमको लाज स्तर पर पंचायत के तमाम लोगों ने सूचीबद्ध करें और इस मीटिंग से पहले बहुत बड़ा बंदोबस्ती करें, लोगों को तैयार करें। जहां हम मीटिंग कर रहे हैं पूरा तादाद मेरा है, फिर भी यह पहला मीटिंग है। हमारे लोग शेर है और शेर का जो तूफान हो चलता है उसका जो निशाना होता है अचूक होता है। इसलिए हम आप सबसे कहेंगे कि हम लोग आपसी भाईचारा को बनाए रखें और खासकर एक बात कहेंगे कि हम लोग को कुछ बातों पर, कुछ भाषा पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम भारतीय संविधान के अनुसार हम अनुसूचित जाति दलित वर्ग के लोग हिंदू नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति है, जिसको हम लोग दलित कहते हैं बोलचाल की भाषा में। हम लोग भारत के हिंदू नहीं है, हम हिंदू के गुलाम हैं। कि जब अत्याचार करना पड़ता है, उसको करना होता है, तो वहाँ हिंदू मुसलमान खत्म कर देता है, एक से दूसरे भाई को लड़ाकर शासन करता है। और हमसे सीनियर वक्ता आपके बीच में बैठे हुए हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन अभी समय की जरूरत है कि हम खासकर दलित और मुस्लिमों को एक पैटर्न पर आकर अपनी बिगड़ी हुई हालात को बनाना होगा। इसलिए हम सभी को एक मंच पर, ये बहुत बड़ा काम तहरीके वतन कर रहा है कि गांव में, टोला में, कस्बा में एक कॉन्फ्रेंस करके लोगों को संगठित कर रहा है। इसलिए यह चाहे राजनीतिक मंच हो या सामाजिक मंच हो, हमको उससे मतलब नहीं है। इस मंच के माध्यम से जो भी मेरे जरूरत की बातें हो रही है उसको लेना है और इसको एक सूझबूझ से आगे करके बढ़ना है। नहीं तो भारत के संविधान को हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, चिढ़ाते रह जाएंगे और जब तक नफरत नहीं खत्म होगा हम उसके खत्म नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और हम लोग आजाद नहीं होंगे। आज देखिए दलितों के ऊपर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, मुस्लिमों का उपयोग किया जा रहा है। आखिर कौन लोग? अभी कई घटना जो चंपारण में है कि दलित और मुस्लिम के बीच है, मैं कई घटना बताऊंगा। कई घटना दलित और मुस्लिम के बीच है, तो हम आग्रह करेंगे कि हम लोग पहले अपने मामले को समाप्त करें कि हम दलित मुस्लिम एक सहोदर भाई है और इस मिट्टी के लाल है। इतना ही कहकर हम अपने प्रधान लेंगे और कहेंगे कि जागरण की ये मसाले, जागरण की ये मसाले कुंभकर्ण तक ले चलो, भूख पीड़ा बेहोशी संसद भवन तक ले चलो और जितनी आजादियां बढ़ती नहीं घराट में, जितनी है जिंदगी तो सर का फन तक ले चलो, सर का फन तक ले चलो। जय भीम, जय भारत। बहुत शुक्रिया पारसनाथ अम्बेडकर जी का।
इनकी आवाज़ सिर्फ भाषण की नहीं थी, आप महसूस कर सकते हैं इसमें दर्द और फिक्र था। इन्होंने बताया कि ये देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलेगा, किसी मानसिकता से नहीं चलेगा। ये देश जो है संविधान से चलेगा। ये देश जो है गांधी जी का देश है। ये देश भीमराव अम्बेडकर का देश है। तो दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं हमारे बीच यहाँ पर जो आप सब मौजूद हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, दिल की गहराइयों से, कि आप सब लोग यहाँ पर आए। आपके हौसला अफजाई का मैं दाद देता हूँ। और मुझे एक बात कहना चाहूँगा मैं आपके खातिर, आप लोगों के लिए, कि आज सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, ये आपके लिए है। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले ये आप लोगों से आपके सामने सवाल रखना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सुना, तहरीके वतन तंजीम के कितने स्पीकर्स को भी आप लोगों ने सुना, आप कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे तहरीके वतन किस विजन, किस प्रिंसिपल पर काम कर रही है, किस मकसद के तहत काम कर रही है। और यकीन मानिए, इस तरह का जनसभा तहरीके वतन करती रही। मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हाथ उठाइए, माइक आप तक पहुंचेगा, फिर आप अपनी सवाल रखेंगे। साजिद साहब माइक दीजिए। जनाब आलमगीर साहब एक माइक। शुक्रिया कि अकेला ही चला था जाने के मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। बड़ी खुशी हुई कि ये तहरीर के वतन की शक्ल में हमारे सामने ये प्रोग्राम आया और इसको हमने सुना और समझा। एक तायब नहीं होगी और हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, हमारी कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मैं एक पैगाम देना चाहूँगा इस शेर के जरिए से इस मौके पर कि अक़वाम को बेदारी का पैगाम सुना दो। हम अमन के हामी हैं, जमाने को बता दो, जल्लाद के हाथों में है शमशीर तराजू, मजलूम के रुकते हैं लड़ते हुए आप। तो मैं यही चाहूँगा कि ये लीजिए, और बहुत सारे लोगों को हमने सुना, उनकी बातें अच्छी है। कहीं किसी को कोई मुसीबत और समस्या आती है तो प्रशासनिक को, संवैधानिक को हम उनकी मदद जहाँ तक कर सकते हैं वो करें। मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि तहरीके वतन एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अब हो चुकी है। आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, कि आप ही लोग और लोग ही किसी तंजीम के ताकत होते हैं। तो मैं जवाब देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब का। आप जवाब दें। और मोहतरम, आप सबका शुक्रिया कि आपने गौर से सुना और समझने की कोशिश की। हकीकत यह है कि तहरीक वतन की ताकत आप हैं। आप जितनी मजबूती से हमारे साथ जुड़ेंगे, उतनी मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास तमाम वसाइल, चाहे वो लीगल मशवरे की बात हो या किसी भी दर पे जा करके हाल पूछ करके और उनकी मदद करने की बात हो, हम जरूर करेंगे। मेरी गुजारिश इब्तिदान यही है कि ये तहरीक अभी नई है, अब ये पहला सभा यहाँ हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतनी ज्यादा ताकत आएगी। शुक्रिया। आप में से और कोई अगर सवाल, हाँ प्लीज माइक दीजिए, एक बार नाम बताइए। नाम अबू कैस। आपकी बात आ चुकी है। बस यही मेरा सवाल है सर कि हर तारीख वतन में अगर कोई नौजवान जैसे कि पढ़ने में असमर्थ है आर्थिक स्थिति से, क्या उससे सर कुछ उसको इसमें सहयोग हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। स्टूडेंट है ये, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फिटर है। और वो भी क्यों नहीं, जो देश के हालात हैं, हम सब इस चीज को समझ रहे हैं। इन्होंने एक सवाल रखा है तंजीम से कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि पढ़ने में असमर्थ है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो क्या तहरीक उसको मदद कर सकती है और किस लेवल की मदद करेगी? तो इसका जवाब मैं बोलूँगा। सचिव हमारे जनाब फारूक हसन साहब इस क्वेश्चन को आंसर करिए। बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा। लेकिन तहरीक वतन ये एक सामाजिक संस्था है जो हर क्षेत्र में काम करेगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, वृक्ष रोपण का हो, रक्तदान का हो। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो तालिबे इल्म हैं और माली हालत या माशी हालत भी कमजोर है, तो इंशाअल्लाह उनको स्कॉलरशिप देने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन इस पर अभी थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए। हमारी फिक्र है, हमारा ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि समाज को कैसे शिक्षित किया जाए, जो तालिबे इल्म है उनको कैसे इल्म दिया जाए। उसके लिए
पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोग इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए और हमारे साथ जुड़िए। आप देखेंगे हर क्षेत्र में हम लोग जरूर काम करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम लोग क्वेश्चन का सेशन फिर अभी लेंगे। हमारे कुछ गेस्ट हैं जो आपके सामने अपनी बात रखेंगे और इस मौके पे मुझे एक पेट्रोटिक शेर याद आ रहा जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक अंग्रेजी सरकार ने उस वक्त के बादशाह से ये कहा कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। तो उस वक्त के बादशाह ने तारीखी क्यों ये कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। जनाब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदेश महासचिव MCDHR बिहार श्री विद्यानंद राम जी का। आज के मजलिस की तदारक कर रहे जनाब हसन साहब मंच पर विराजमान, ADJ साहब, हमारे साथी भाई पारसनाथ अम्बेडकर जी, सदनम जी और तमाम मंच पर आसीन विद्वत्जन और इस मजलिस में आए तमाम भाइयों का हम अपनी तरफ से स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मित्रों, ये पहल बहुत ही बेहतर पहल है और हम लोग इस कदम को पहले भी उठाकर कई जगह सभाएं की है। तो सबसे पहले आज यदि हम सभी लोग ये चाहते हैं दलित और मुस्लिम एकता बने, एक बार हमें बहुत जोरों से पुरजोर नारा लगाना होगा कि दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और NRCCA के समय हम लोग नारा भी दिया करते थे, जय भीम, जय भीम। मित्रों, हमें कुछ बातें बहुत संजीदगी से सोचनी पड़ेगी। दलितों को जिसने दलित बनाया और मुस्लिम को जिनके चलते भक्त होना पड़ा, आप सभी जानते हैं यहाँ की 97-98% जो अल्पसंख्यक जिसको कहा जाता है, हम अल्पसंख्यक नहीं कहते हैं, हम अकलियत के नाम से पुकारना चाहते हैं। जो अकलियत 98% यहाँ है वो कन्वर्टेड है। तो जिन ताकतों ने आपको कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया और जिन ताकतों ने दलितों को दलित होने के लिए मजबूर किया, आज हमें उनको पहचान कर और उनको शिकस्त दिए बगैर दलित और मुस्लिम एकता नहीं संभव है। सदनम जी कह रही थी दलित ये चिमनी मजदूरों की बात, अभी हम लोग भूमि पर काम कर रहे हैं। दलित महिलाओं को ये पता नहीं है कि उसके घर के बगल में किसका उत्तर कौन होता है, दिशा का ज्ञान नहीं है। उत्तर किसको कहते हैं, पश्चिम में चौहद्दी कौन है, दक्षिण में कौन है, ये ज्ञान नहीं है। तो हम कल्पना क्या कर सकते हैं। हमने जब दलित मुस्लिम मोर्चा की बात होती है तो आपको निश्चित रूप से मतदान के समय ध्यान देना पड़ेगा। हम MLC का चुनाव लड़े थे इसी पूर्वी चंपारण में, आप लोगों को पता होगा नहीं पता होगा। उस समय जिन ताकतों ने NRCCA के समय हमें कहा था हिंदू के नाम पर जिसको दलित जानवरों से भी कमतर समझा गया, आज उसको वोट कर रहा है। तो दोनों तरफ से जो समाज के बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, वो समाज में टाइम नहीं दे रहे हैं, वो अपने बाल बच्चों के फिक्र में लगे हुए हैं। उनका समाज में कंट्रीब्यूशन नाम का कोई कुछ अपवादों को छोड़कर कोई चीज नहीं है। आज हम दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, होनी चाहिए। हमने तो कई बार कहा था कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है इस राज्य में, तो तय कर लो कि 5 बरस के लिए सरकार अगर बनती है तो 2.5 बरस दलित का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 बरस मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। इस देश में यह तय करके चुनाव लड़ो और तब देखो भारतीय संविधान कैसे लागू नहीं होता है और किसकी औकात होती है भारतीय संविधान को बदलने की, किसी की औकात नहीं होती। अगर यह समीकरण बनेगा तो आप सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ, हमारी
अनुसूचित जातियों की, दलितों की और अकलियतों की इतनी आबादी है इस देश में, 40% 42% से तो कम हम लोग नहीं है। तो इसके लिए समाज के बुद्धिजीवी तबकों को आगे आना पड़ेगा। सामान्य लोगों को बहका दिया जाता है, किसी को 5 किलो चावल दे दिया जाता है, किसी को पेंशन के लिए कोई मर रहा है, उनको पता क्या है कि राजनीति का क्या मतलब है। लोग कहते हैं राजनीति नहीं करना चाहिए, हमें ही राजनीति करना चाहिए, और जो कौम राजनीति नहीं करेगा वो देश के सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है और उसको अधिकार हक मिलने वाला नहीं है साथियों। लेकिन भारतीय संविधान को लागू करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। भारतीय संविधान इतना बेहतर है, आप सभी जानते हैं। आप देखिए भारतीय संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, मानव अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था 1948 में UDHR का, आप देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, तमाम बातें UDHR के प्रस्ताव में शामिल है। आज दुनिया स्तर पर नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, संगठन बना हुआ है। भारतीय संविधान में भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट है। तो भारतीय संविधान की विशेषता का बखान करते हुए एक राजनीतिक दार्शनिक पालंदे ने कहा था कि भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए, केवल इसके फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को, भारतीय मूल संविधान के मौलिक अधिकार और राजनीतिक निदेशक तत्वों को धरातल पर उतार दिया जाए तो यह देश धरती पर ही स्वर्ग हो जाएगा। ऐसा संविधान दुनिया को नसीब नहीं होगा। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भारत की तादाद अपनी देखिए और दुनिया की तादाद जो अकलियत की दुनिया भर में तादाद है उसको भी आप देखिए। मैंने कई बार कहा, कई मंचों से, राहत नेदौरी साहब का एक शेर भी याद आ गया। उन्होंने कहा था, कई बार सभी लोग आप जानते ही हैं कि यहाँ सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, ये हमारे बाप का हिंदुस्तान है, अल्पसंख्यक और दलितों के बाप का हिंदुस्तान है, दूसरे का हिंदुस्तान नहीं। लास्ट में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि गांव के बुद्धिजीवी जो हमारे हसन साहब इस कारवा को लेके चले हैं, हम लोग इस मंच से ऐलान करते हैं कि हसन साहब के हर कदम पर हम लोग कदम कदम पर साथ रखेंगे। हम भी पूरे देश में इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं, बिहार में कैंपेन चला रहे हैं। आपको याद होगा जब मॉब लिंचिंग की बातें, जो चकिया में ही मॉब लिंचिंग हुआ था, उसमें हम लोग भरपूर मदद किए थे। यहाँ से दिल्ली तक आप जाके पूछिएगा वहाँ के लोगों से। तो हम लोग इस कैंपेन को चला रहे हैं, हसन साहब आगे आए हैं, हम लोग भरपूर मदद करेंगे इनका। जहाँ भी मीटिंग होगी, सभा होगी, जहाँ भी जाना होगा हम इनके साथ रहेंगे और इनको भी हमारा साथ देना होगा। ऐसे कार्यों में हम लोग भी इस कार्य से अलग नहीं है, आपके साथ है। फिर से एक बार दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और उन्होंने एक दो बार जो कही, वो समानता और इक्वालिटी की बात कही। इन्होंने कहा कि समाज में भागीदारी और जिम्मेदारी, इन्होंने कहा कि सरकार में इस समाज के लिए भागीदारी होनी चाहिए, और ये बात सत्य है, सत्य है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का अब नहीं लेते हुए प्रोग्राम हमारा एंड की तरफ बढ़ रहा है। मैं आप लोगों के प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और तहरीके वतन पूरी फ्रेटर्निटी जो है थोड़ी सी मेहमान नवाजी भी करेगी आपकी। आपको आपके लिए नाश्ता का भी इंतजाम है, तो आप लोग नाश्ता करके जाएंगे जब प्रोग्राम हमारा खत्म होगा तो। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इजलास स्पीकर को बुलाएंगे। उसके बाद जो है मीडिया वाले बाइट्स देंगे हमारे सदर और सेक्रेटरी से और जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पब्लिक में से लेना चाहेंगे, तो अपने सवाल को अपने मन में आप रखें। अभी जब आपको मौका दिया जाएगा तो एक बार आप हाथ उठाएंगे। हम लोग 3 से 4 सवाल देंगे, इसलिए कोशिश ये रहे कि सवाल आपका शॉर्ट हो और जेन्युइन हो। अगर तहरीके वतन से कोई सवाल आपको करना है तो आप मोस्ट वेलकम है। एक स्पीकर के बाद सवाल का सेशन हम लोग लेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इजलास स्पीकर को बुलाएंगे
उसके बाद जो है मीडिया वाले बाइट्स लेंगे। हमारे सदर और सेक्रेटरी जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम भी कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से न टपके तो फिर लहू क्या है। एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए हमारे सीनियर कैबिनेट जनाब सनी मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है और आज आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। ये हमारी तकरीबन 10वीं मीटिंग है, अवामी दूसरी मीटिंग है। इस तहरीक वतन की 10वीं लगभग 10वीं मीटिंग है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना समय आपने दिया, घंटों आपने समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात उन्होंने एकदम सही कहा फारस भाई ने, उनके साथ मैं भी था। टोला इस टोला में भी 2 जगह 3 जगह हम लोगों ने मीटिंग किया था एनआरसी के समय। हम लोग उस समय मीटिंग करके ये सोचते थे कि कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा जिनके साथ जुड़कर हम लोग काम करेंगे। लोगों को इकट्ठा करते थे, हम लोग इंतजार करते थे पटना या मोतिहारी के लोगों का कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पे हम जुड़ करके काम करेंगे। उसी के सोच के अंतर्गत तहरीक वतन तकरीबन साल भर से काम कर रही है। हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब लोगों ने एक सोच रखा और एक तहरीक वतन नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। आज काफी लोगों को देखकर काफी हिम्मत बढ़ रही है और लग रहा कि हम अपने मकसद में आने वाले समय में कामयाब होंगे आपकी हिम्मत को देखते हुए। दूसरी बात है, हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विद यू वन थिंग दैट प्लीज यू मेक योर चिल्ड्रन एडुकेटेड। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। बहुत ज़्यादा बात करने का समय नहीं है। हमारा तादाद पूरे हिंदुस्तान की तादाद लगभग 140 करोड़ है। हम लोग तकरीबन 20 से 22 करोड़ है। हमारे 49% लोग साक्षर हैं, जिसमें 4% जो लोग हैं, 4% 9% शिक्षित हैं जो किसी हायर एजुकेशन की तरफ हैं, बाकी लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। जितनी भी बातें हुई संविधान की, ये हमारे बच्चे हम तभी समझ पाएंगे जब हम खुद शिक्षित होंगे। तो ये मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। एक वक्त का खाना कम खाइए, मगर बच्चों को पढ़ने जरूर भेजिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विद यू ऑल दैट मेक योर चिल्ड्रन educated. No problem, whatever problem you are facing in your family doesn't matter. Send your children in the school, in the colleges for getting education. That is the most important thing. पहला साइंटिस्ट दुनिया को आपके कौम ने दिया है, जाबिर इब्न हयान इब्न अल हैथम। दुनिया को पहला यूनिवर्सिटी आपके कौम ने दिया। अल फातिमा फिहरी उनका नाम है, जिन्होंने पहला यूनिवर्सिटी मोरक्को में बनाया था। कुरान में पहली आयत भी पढ़ने को नाजिल हुई है। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट विद यू ऑल दैट सपोर्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स वी शैल बी स्टैंडिंग एट एवरी पाथ विद यू। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर पाथ पर, हर दुख में आपके साथ खड़ी रहेगी। हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले को तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तो हमें दे दिया कि एक जगह बैठ के हम लोग कोई अपनी दुख और तकलीफ को शेयर कर सके। और आप इस ऑर्गेनाइजेशन साथ दीजिए, जहाँ भी मीटिंग हो, अगर आपको खबर की जाए आप सपोर्ट करिए। इसके लिए आज यहाँ बैठे हैं और घंटों आपने समय दिया है। इतनी मीटिंग होने के बावजूद, इतनी मीटिंग होने के बाद आज जो मीटिंग में हम लोगों ने बैठा है, आज हमें लगा कि आज हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ये आपके बैठने का नतीजा है कि हमें आगे बढ़ने का जो है ना जोश और जज्बा मिला। इसलिए मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब सनी मालिक साहब से कि जिस तरीके से मथुरापुर में आज हमने सभा किया है और कहीं ना कहीं हर इंसान जो यहाँ पर बैठा है वो समझ चुका है कि तहरीक वतन किस विजन और किस मोटिव के साथ, किस मकसद के साथ काम कर रही है। तो गुजारिश ये रहेगी कि तहरीक वतन कहीं अगर आवाज़ देगी आपको, तो आप ज़रूर इस बात का सबूत दीजिएगा कि आप जिंदा हैं। इस बात का सबूत आपकी तरफ से हम लोग चाहेंगे, क्योंकि अब कारवां जो है और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, इंशाअल्लाह बढ़ता रहेगा। आज ये सभा यहाँ हुआ है, ये आगाज़ ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह इस जिला के दूसरी जगहों पर भी सभा की जाएगी। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त वक्फ कानून पास हुआ था लगभग 1 साल पहले, ये तहरीक वतन तंजीम थी जो उस वक्त की फिक्र कर रही थी और मोतिहारी के मेन रोड में
मशाल रैली का ऑर्गेनाइज हम ही लोगों ने किया था एसडीएम के कंसेंट और परमिशन से, और उस वक्त भी हमारे साथ एक बड़ी तादाद लोगों ने शिरकत की थी। और उसके बाद जो है दीगर और भी तंजीमों ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और उसका रिजल्ट उन्होंने आप लोगों ने देखा है। तो मकसद ये है कि आप सब अगर इकट्ठा होते हैं, एक बैनर तले आप सब जुड़ते हैं और को भी जोड़ते हैं और कॉल पर आते हैं और लब्बैक कहते हैं, तो हर लड़ाई को लड़ना आसान होता है। इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे लीगल एडवाइजर जनाब महमूद हसन साहब को दावत देना चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। भाई साहब चाहें तो माइक वहीं दे दें उनको, और अगर स्टेज पे आना चाहें तो स्टेज पे। हम भारत के लोग जब हम ये कहते हैं तो हमारे सामने 40 करोड़ हिंदुस्तानी सामने खड़े होते, और उन सबसे आगे जो खड़ा होता है वो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले वो महान व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने ऐसा संविधान दिया जिसमें सिर्फ अल्पसंख्यक दलित नहीं बल्कि देश के हर जाति को इंसाफ दिया, हर जाति के लिए प्रोटेक्शन दिया, हर जाति का संरक्षण किया, हर धर्म देश में अधिकार रहने का और बोलने का संपूर्ण अधिकार दिया, संपूर्ण सौहार्द दिया। हमारे बीच आप लोग मौजूद है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, और आप लोगों की गुजारिश है कि आप लोग तहरीक के साथ जुड़े और तहरीक के मकसद को समझे, आप अपनी हक को समझे, आपको बरकरारी हम रहेंगे, आप लोग मेरे साथ हैं। आप हक को हम आपको इंसाफ कराएंगे, हमको आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको आपको इस बात चाहिए, आपको दुख में आना है। आज जो हम बैठे हुए हैं वो लोग सोना नहीं है, हीरा है, हीरा है, बहुत बड़ी सोच मालिक है। जो लोग आज यहाँ पर आए हैं वो मामूली लोग नहीं, और वो आपकी बाकी लड़ाई लड़ने आए हैं। मैं थोड़ा सा उन लोगों का जो प्रदर्शन दे दूं, क्योंकि हिंदू वतन के अध्यक्ष है सैयद हसन साहब, वो भारत सरकार के कंसल्टेंट ऑफिसर रह चुके हैं। वतन के सचिव है, वो एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्कॉलर हैं, और वहाँ के पैलेस्टाइन इजराइल ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन पे रिसर्च करते हैं। और हमारे लिए शशिकला मैम जो शिक्षा देने में काम करती हैं, ओला राम पूर्व मंत्री लड़ती हैं, वो बीमार पड़ गई तो सिलाई हो गई पढ़ाना में, खुद नहीं पाई, वो आने वाली उन्होंने हमको हमारे बीच कुछ मीडिया के लोग भी हैं और आपके जज्बे और हौसले को देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं कि वो चाहते हैं कि उनमें से एक शख्सियत है जो आपके सामने एक नज़्म रखना चाहेंगे 2 मिनट के अंदर। अगर आपकी इजाज़त रहे और अगर आप उनका खैर मकदम और वेलकम करें तो आप बताइए क्या उनको बुला दिया जाए 2 मिनट के लिए आपकी इजाज़त से? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए जनाब समीउल्लाह साहब का, जो एक शायर है और काफ़ी मंचों से उन्होंने प्रोग्राम किया है और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। जनाब समीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, जगह में है। अस्सलाम वालेकुम। बेदारी का सबूत है, क्योंकि जागरूकता प्रोग्राम भी रखा गया, जगाने वाला कार्यक्रम हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर जागते हुए दिखे। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे डॉक्टर शाहरुख हसन साहब के लिए, जिन्होंने बड़ी अच्छी नजामत करी है और मंच का संचालन किया है। आप समाप्त कर रहे हैं काफी देर से भी, और जागरूकता इस तरह से कर लिया जाए, जागरूक फैलाने की पूरी कोशिश है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो बेहतरीन प्रयास
एकजुटता करने की, एकजुटता फैलाने की, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की तहरीक वतन ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, एक नज्म का एक मतला और एक शेर पढ़ेंगे। अब मिल करके मेरे साथ आप पढ़िए। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान है हमारा, आप भी कहिएगा। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। अब बंद देखिए। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पर सिख के हाथ रखते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पर सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उनकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद को जान से प्यारा। हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, तालियों के साथ। हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। सैयद मोहम्मद हसन नदवी साहब जो अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, इस वेलफेयर के, और इन्होंने बेहतर प्रयास किया है। हिंदू मुस्लिम तो है ही, साथ में अकलियतों का यानी माइनॉरिटीज और दलितों को जिस तरीके से सताया जा रहा है, निशाने दिए जा रहा है, उनको उनकी हक के लिए एक बेहतर प्रयास किया है इन्होंने। और ये जागरूकता के जरिए, इस मीटिंग के जरिए, इस सम्मेलन के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश। तो बहुत शुक्रिया और बहुत इस्तेमाल का जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दीजिए हमारे हसन नदवी साहब के। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब समीउल्लाह साहब, एक बहुत ही खूबसूरत नज़म इन्होंने पेश किया। और अब जो है तहरीक वतन तंजीम की तरफ से हमारा एक छोटा सा पेशकश जो आपको नाश्ता की शक्ल में दिया जाएगा, ये भी शुरू करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे, क्योंकि आप माशाअल्लाह एक अच्छी तादाद में आए हैं, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। और ये यकीन हो रहा कि आइंदा जब भी हम लोग बड़ा सभा करेंगे तो आप सबकी मौजूदगी भी होगी और आपके साथ औरों की भी मौजूदगी होगी। इस तरीके से तंजीम बड़ी होगी और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हम इतनी मजबूत आवाज़ रखेंगे कि सरकार बदल जाएगी। तहरीके वतन वेलफेयर ट्रस्ट आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, मेन मकसद क्या है इस तहरीक का? देखिए, यहाँ पे ये जागरूकता सभा किया गया है ताकि देशवासियों को जगाया जा सके कि जो भी इस
जहाँ पर अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ भेदभाव और नफरत फैलाया जा रहा है, उसका सामाजिक समाधान क्या होना चाहिए, उसका शिक्षित समाधान क्या होना चाहिए, उसका लोकतांत्रिक समाधान क्या होना चाहिए। उसके लिए एक जागरूकता सभा किया गया जिसमें मौजूद शख्सियात को बुलाया गया और वो सब लोगों ने अपनी राय रखी, कानून के दायरे में बात किया, संविधान के दायरे में लोगों को जगाने का काम किया और आगे भी इंशाल्लाह। यहाँ देखा गया कि दलित और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की गई है, ये सही कामयाब हो पाएगा? हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आज लोग जमा हुए हैं और उन लोगों ने एकत्र होकर हमारी बात सुनी है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर कामयाब होगा और धीरे धीरे लोग जागेंगे, तो समाज भी तरक्की होगी, उसमें देश भी मजबूत होगा। ये देश को मजबूत करने की मुहिम है। दलितों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस वक्त सरकार पे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ दलित और मुसलमान ही नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि दलित और मुसलमान के साथ ज़्यादातर जो है नफरत और भेदभाव किया जा रहा है और इसके लिए जो भी अन्याय हो रहा है, चाहे जिसके भी विरुद्ध, ये तहरीक वतन वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेगी, चाहे वो जिस तबके का भी हो। ये तहरीक वतन जो है वेलफेयर ट्रस्ट है, ख़ास तौर से समाज को जो है पिछड़े हुए समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए किस किस पॉइंट पे काम करेंगे? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ये एक सामाजिक संस्था है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे ताकि नौजवान तबका जो है जो शिक्षित से वंचित रह गया है उन लोग को शिक्षा मिल सके। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेंगे, हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में भी काम करेंगे, यानी मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल ये वर्क करेगी। एजुकेशन हो या फिर पॉवर्टी हो या फिर ब्लड डोनेशन का मामला हो या कुछ भी टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में ये तंजीम है तहरीक वतन की कितना कारण है? We people are deprived from all corners, neither Muslim nor Dalit. All the people who concerned with constitution are deprived from their respective rights, title and interest. This unit to sensitize the people with regard to their right, title and interest, how to protect their dignity. हम अपने ताकत का प्रदर्शन वोट के माध्यम से करेंगे और मिल के करेंगे। ये तरीके कितना कामयाब होगा? एकदम कामयाब होगा, यह आगाज है, अभी अंजाम तक हम लोग पहुँचेंगे। इस तहरीक में आपके साथ कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं? हमारे साथ दलित, माइनॉरिटी प्लस अदर बैकवर्ड सेक्शन के लोग डे टू डे जुड़ते जाएंगे। यह लंबा काम ये ताकत है पब्लिक जनता और हमारा अर्ज भी ये है कि निस्बत के साथ दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? आज जागरूकता अभियान चलाया गया है, काफ़ी लोग आकर के आपके सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि तहरीक वतन तंजीम ने जो अभी संगत किया है, ये शुरुआत की आवाज़ जिला के हर जगह पर हम लोग जाके इस तरह का जागरूकता सभा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि संविधान में बहुत ताकत है, हम बताएंगे कि संवैधानिक तरीके से हर अन्याय को न्याय में बदला जा सकता है। आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से लोगों ने भागीदारी दिखाई है, लोगों ने क्या कहेंगे? मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, कहीं ना कहीं एक यकीन और उम्मीद की तरह देख रहे हैं तहरीक वतन को और वो मान के चल रहे हैं कि ये तंजीम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से संवैधानिक लड़ाई को लड़ेगी और इस मिशन को आगे बढ़ाएगी।